सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज का कक्षा 10वीं कक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 10वीं कक्षा का आज यह सेशन मैं आपके सामने लेकर रूबरू हुआ हूं। आज का यह सेशन बायोलॉजी का मानव फेफड़ा से रिलेटेड होने वाला है। बने रहिए इस पूरे सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज मानव का पूरा फेफड़ा समझ में आने वाला है। आखिर ये हमारा फेफड़ा कार्य कैसे करता है, फेफड़ा का वजन कितना होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है, फेफड़ा किस प्रक्रिया के दौरान जो है श्वसन करने में हमारा मदद करता है, इसकी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि इसका सवाल सुनो पहले कि एग्जाम में ये सवाल कैसे पूछते हैं, तो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या है, इसके संरचना और इसके कार्य प्रणाली को चित्र सहित क्या करना है, आपको वर्णन करना है ना। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ये पूरे श्वसन तंत्र को आपको समझना होगा कि आखिर ये इसमें कौन कौन से अंग रहे होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करता है। जिस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम को ही अगर पूरी तरह से समझा जाए तो हम लोग ये दोनों ही काम समझ लेंगे कि संरचना क्या है और कार्य प्रणाली क्या है। हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेने में मुख्य रूप से जिसका योगदान होता है वो क्या है, फेफड़ा। जितने भी उच्च वर्गीय वर्टिब्रेटा उपसंघ के जितने भी उच्च वर्गीय जंतु है, उन सारे जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होगा, फेफड़ा के द्वारा होगा। तो एक बात जो हम बता रहे हैं कि फेफड़ा कहाँ काम करता है, कौन सा जंतु में काम करता है, तो वो आपको याद रखना होगा वर्टिब्रेटा संघ, है ना, जो आपको पिछले कक्षा में बताया गया। नहीं, उपसंघ वर्टिब्रेटा के, उपसंघ वर्टिब्रेटा के जितने जंतु हैं उच्च वर्गीय, उस सारे में किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। अब बात यह है कि श्वसन जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यदि आपको फेफड़ा के बारे में नहीं मालूम है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको बोला जाए कि हम लोग सांस किस चीज से लेते हैं, तो वो क्या बोलेगा, नाक के द्वारा। नहीं, लेकिन अगर नाक बंद कर देंगे हम लोग, तो किसके द्वारा लेंगे, मुंह के द्वारा लेंगे। तो ये केवल क्या है, पाथ ऑफ रिस्पिरेशन है। नहीं, वायु का ये हवा जाने का एक क्या है, रास्ता है। और हम लोग जो ऐसे हवा लिए, देखो ऐसे जो हम लोग अंदर खींचे हैं, इसमें नाक हमारा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। हमारा जो खींचने का जो प्रेशर लगाया है, वो कौन लगाया है, फेफड़ा। और हम लोग जो ऐसे सांस छोड़ दिए बाहर की ओर, तो ये भी कौन किया, फेफड़ा। तो फेफड़ा की ही एक कैपेसिटी है कि वो हवा को क्या कर लेता है, खींच लेता है और अंदर से क्या कर देता है, निकाल के बाहर फेंक देता है। तो ये फेफड़ा का ही काम है। नाक और मुंह केवल और केवल क्या है, एक रास्ता है ना। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आखिर श्वसन अंग में कौन कौन सा चीज है। श्वसन तंत्र जो है हमारा, मानव श्वसन तंत्र क्या है, डेफिनेशन पहले इसका होना चाहिए ना कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि मानव के शरीर में नाक, मुंह, है ना, और तो और इसमें ट्रैकिया, ग्रसनी, श्वास नली, नहीं, इन सारे के साथ साथ फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। If anybody asks to you कि what do you know about human respiratory system, then you will say कि नाक और उसके साथ साथ मुंह, है ना, श्वास नली, ट्रैकिया, ग्रसनी और फेफड़ा, इन सारे लोग मिल करके, ये सारे श्वसन अंग जो है हमारा मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है, सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र की प्रक्रिया देखो कहां से शुरू होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ऊपर का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, ये क्या है, नाक है। ये क्या है, हमारा नाक है, नोज। और ये जो इलाका आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये हमारा जो है ये माउथ का इलाका है ना, मुख्य गुहा हो जाएगा हमारा। और यहाँ जो आपको छिद्र दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं नासिका। क्या कहते हैं इसको, नासिका छिद्र कहते हैं, नासिका छिद्र। ये नासिका छिद्र, नॉस्ट्राइल कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉस्ट्राइल, है ना। तो ये नासिका छिद्र है। अब नासिका छिद्र में क्या है कि दो होल है बाहर से,
है ना, कितने होल है? 2। ये बाहरी छिद्र है, नासिका छिद्र में बाहर का ये छिद्र है। अब जैसे ही नासिका छिद्र से अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो ये वाला जो पूरा इलाका हमको नाक के अंदर दिख रहा है इसको हम लोग नासिका वेश्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नासिका वेश्म। यही नाम आपको समझना है एक एक का। पहले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नासिका वेश्म कहेंगे, नासिका वेश्म। और ये नासिका वेश्म में होता क्या है? ये नासिका वेश्म जो है हमारा ये रोम युक्त होता है जिसमें बाल, महीन बाल लगे होते हैं नहीं, और इसके साथ साथ इसमें म्यूकस की कोशिकाएं या म्यूकस चिपचिपा द्रव जो है यहाँ पे उपस्थित होता है। किसमें? नासिका वेश्म में। ठीक है, जस्ट इसके नीचे अगर चलते हैं हम लोग तो आपको कई बार बताए हैं कि यहाँ जो हमारा पार्ट होता है ये ग्रसनी है। ये क्या है? जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी क्या होता है आपको हम पीछे बार बताए थे जब हम लोग जैव प्रक्रम का पहला लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि हमारा जो भोजन है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, पाचन तंत्र आपको समझाए थे नहीं। तो ये जो ग्रसनी है यहाँ पे आपको पता होगा कि ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। एक का नाम होता है निगल द्वार और एक का नाम होता है क्या? कंठ द्वार। तो ये जो इलाका है हमारा यहाँ पर का, ये जो इलाका है इधर आप दिख रहा है आपको, जो ये कंठ का आता है हिस्सा। किसका है? ये कंठ का है। और ये जो हम इधर खोले हैं ना ये साइड का, ये इसके जस्ट पीछे लगा हुआ होता है जो आपको दिखेगा नहीं इस पिक्चर में, लेकिन फिर भी हम आपको ये ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पीछे साइड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप, यानी आहार नाल, भोजन जाने का जिसमें काम होता है। वो हम लोग समझेंगे नहीं, अभी हम समझेंगे किसको? हम लोग श्वसन तंत्र को समझ रहे हैं। तो ये जो ग्रसनी है और ग्रसनी का जो ये इलाका है इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसको हम लोग कहते हैं क्या? कंठ। कंठ को ही हम लोग कह सकते हैं स्वर यंत्र। इसी को क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। इसी को लैरिक्स क्या कहते हैं? इसको लैरिक्स कहते हैं। और ऊपर वाले को ग्रसनी को हम लोग फैरिक्स क्या कहते हैं? फैरिक्स। ग्रसनी जो हमारा होगा वो क्या होगा? फैरिक्स। और ये जो हमारा है वो क्या होगा बताओ? वो होगा लैरिक्स, है ना। वो क्या होगा? लैरिक्स। LY है ना, LYRIXNX होगा लास्ट में, लैरिक्स होगा। स्पेलिंग पर ध्यान न रखिए। ये ग्रसनी फैरिक्स हो गया और ये कंठ द्वार जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। ये क्या है हमारा? ये हमारा लैरिक्स है। अब ये स्वर यंत्र से नीचे जब हम लोग उतरते हैं तो ये जो टोटल इलाका आपको दिख रहा है ये लंबा सा दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं श्वास नली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्वास नली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिया कहते हैं इन इंग्लिश, है ना। ये ट्रैकिया है हमारा। अब ट्रैकिया के नीचे आप ट्रैकिया पर देख रहे होंगे इस तरह का ये जो गोलाकार संरचना आपको दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं वलय। ये उपास्थि वलय है। ये जो हमारा गोलाकार जो संरचना आपको दिख रहा है ये सारे में एक एक का हम लोग काम भी देखेंगे। तो इसका नाम पहले देख लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि वलय कहते हैं। इन इंग्लिश रिंग ऑफ, इन इंग्लिश इसको क्या कहेंगे हम लोग? उपास्थि वलय को हम लोग बोलेंगे रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं इसको, उपास्थि वलय कहते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। आप 9वीं कक्षा के बायोलॉजी में पढ़े होंगे, वहां पे बताया गया होगा उपास्थि और अस्थि हड्डी जो हमारा होता है वो कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं अस्थि और एक को कहते हैं उपास्थि। अस्थि क्या होता है? उपास्थि क्या होता है? जैसे देखो ये कान है हमारा, तो कान को हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं आराम से। नाक को भी पूरा बढ़िया से ऐसे मूव कर सकते हैं। इसका मतलब जो मूव कर सकते हैं अंग को उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि। जो आसानी से क्या हो जाए? मूव हो जाए, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। लेकिन हाथ को ऐसे कर सकते हैं क्या? यहाँ पर वाला हड्डी को नहीं। तो ये क्या है हमारा? अस्थि। ये मजबूत होता है। तो हड्डी 2 तरह के हो गए, एक का नाम अस्थि है, एक का नाम उपास्थि है। तो ये जो हमारा लगा हुआ है ना ये गोल तरह का है ना, ये एक क्लिप जैसा है। क्या है? क्लिप लगा हुआ है। उस क्लिप का नाम क्या है? उपास्थि वलय, या फिर हम लोग इन इंग्लिश रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमको पाइप लगाना होता है पानी का, नल जल जो हम लोग घर में लगवाते हैं, है ना। तो टेम्परेरी क्या करते हैं हम लोग, मान लेते कोई कोई अमीर ज्यादा है तो वो कटिंग करके ईटा को और उसके अंदर क्या कर देता है? नाली को घुसा के ऊपर से बंद कर देता है। नहीं, लेकिन जो थोड़ा पैसे से कमजोर है वो व्यक्ति क्या करता है? पाइप तो लगाता है लेकिन उसमें एक क्लिप लगा देता है। नहीं, क्लिप ठोक के उसको दीवार में क्या कर देता है? एडजस्ट कर जाता है। वायरिंग भी हम लोग उस तरह से करते हैं। जो अमीर व्यक्ति है वो अंडरग्राउंड कर देता है। नहीं, हम देखो गरीब है तो यहाँ पे जितने वायरिंग आपको दिख रहा होगा सब क्लिप में लगा हुआ है।
नहीं, सब क्लिप से क्या है, ठोका हुआ है। तो यहां भी क्या कर रहा है, ये श्वास नली को, ट्रैकिया को पकड़ के इसको रखने में मदद कर रहा है। और क्या काम है इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ट्रैकिया के बाद जो ये नीचे है ना, ये दो पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये दो पार्ट्स में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये जो दो पार्ट में बटा है, इसका नाम है ब्रोंकियस। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकियस कहते हैं इसको, ब्रोंकिस, ये ब्रोंकियस है ना। इसका नाम क्या है, ब्रोंकियस कहते हैं इसको। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ब्रोंकियस के बाद आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो पतला पतला निकला हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलस। क्या कहते हैं इसका नाम, क्या है इसका नाम, यही दोनों सेम टाइप नाम है लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम क्या हो गया, ब्रोंकियल्स। क्या नाम है इसका, ब्रोंकियल्स कहते हैं इसको। इन इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ब्रोंकियल्स, जो भी हो। तो ये ब्रोंकियस है और ये क्या है, ब्रोंकियल्स है ना, ब्रोंकियल्स नाम इसका बदल गया। अब आप देखो यहाँ पे इस तरह का ब्रोंकियल्स में ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, इसे लास्ट में, इसका नाम होता है वायुकोश। क्या नाम है इसका, हाँ, श्वसन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करता है, यही वायुकोश करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं, है ना, यानी कि वायु कोश हो गए। तो इतना इसमें अंग है, ठीक है। अब ये जो हमारा नीचे से दिख रहा है, ये वाला जो हम अंग बनाए हैं, ये अंग है, ये कोई लाइन आपको दिख रहा है ना, ये कोई लाइन नहीं बनाए हैं कि फेफड़ा बना के नीचे से ऐसे कर दिए। ये बॉडी के पार्ट्स हैं जो यहां से ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे, है ना, ये ऐसे जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, डायफ्राम है ना। तो टोटल हम लोग नामकरण के साथ डायग्राम को आपको बता दिए, फिगर को। ये हमारा नाक हो गया, नासिका वेश्म हो गए, ग्रसनी हो गया, कंठ द्वार हो गया, जिसको हम लोग स्वर यंत्र कह सकते हैं। उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये श्वास नली है, और श्वास नली ट्रैकिया, ये उपास्थि वलय हो गया। उसके बाद ये जो दोनों लाइन हमारा निकला है, जो घुसा है फेफड़ा के अंदर, इसका नाम ब्रोंकियस है। और ये ब्रोंकियस जो है बहुत सारा पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्रोंकियल्स, नहीं। और ये ब्रोंकियल्स लास्ट में जो छोटा छोटा इस तरह से गोल संरचना से जो दिख रहा है आपको घिरा हुआ, इसको हम लोग वायुकोश कहते हैं, या इसको कूपिका भी कहते हैं। दो नाम है इसका, इन हिंदी वायुकोश कहेंगे, या इसका नाम क्या है, कूपिका नाम है। यही मेन रोल अदा करता है ना, श्वसन को, हवा को अंदर ले जा करके, है ना, रक्त में मिलाने का ये काम करता है। अब पूरी प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हवा खींचेंगे, हवा को ला रहे यहाँ से, है ना, यहाँ से एंट्री लेगा, क्या लेगा एंट्री, हवा, एयर। हम लोग सांस के रूप में, श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। आपको मालूम है कि हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो कितना होता है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 0.03%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 78%। और भी अन्य कई सारे गैस इसमें मिला हुआ है ना। तो जब हम लोग हवा खींच रहे होते हैं तो ऑक्सीजन कितना ले रहे होते हैं, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे होते हैं, 0.0%, है ना, 0.03%। तो जैसे ही सांस अंदर की ओर खींचे हम लोग, इसका मतलब 21% ऑक्सीजन ले लिए और 0.03% क्या ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, है ना। बाकी नाइट्रोजन वगैरह भी लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर बात करेंगे। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो हवा यहाँ से एंट्री लेता है ना। हवा हमेशा आपको नाक से ही लेना है, मुंह से नहीं लेना है। मुंह से लेना थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, हमारे लिए खराब हो सकता है। वो कैसे, अब नाक में प्रक्रिया क्या है कि अंदर जैसे ही देखते हैं तो ये नासिका वेश्म है। नासिका वेश्म में क्या होता है आपको पता है, नासिका वेश्म जो है हमारा वो रोम युक्त होता है, यानी बाल, महीन बाल से ये क्या होते हैं, पूरा घिरे होते हैं। और इसके अंदर अगर नासिका वेश्म में देखा जाए तो यहाँ पे चिपचिपा द्रव होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, म्यूकस। काम क्या है इसका कि जब हम लोग हवा लेते हैं ना तो कुछ उसमें से खराब पदार्थ, धूल कण हवा में तो मिल रहा है ना। जैसे रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चल रहे हैं हम लोग, या कोई भी कहीं भी चल रहे हो, तो कई सारा धूल कण उड़ते रहेगा, तो वो हवा के साथ कहाँ प्रवेश करेगा,
हमारे नाक में प्रवेश करेगा। अब इस महीन बाल का क्या काम है पता है आपको? उस महीन कण को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, रोक लेता है। तो हवा क्या हो गया? फिल्टर नहीं। और वो जब ना रोक पाया तो उसके अंदर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो वहां मिलता है हमको चिपचिपा द्रव जिसका नाम म्यूकस होता है ना। वो भी महीन कण को क्या कर लेता है? सटा लेता है। जो नाक का बाल नहीं सटा पाया उसको कौन सटा लेगा? म्यूकस। हवा क्या हो गया? पूरा फिल्टर नहीं। अच्छा, ये खुद ब खुद बनते रहता है, बार बार उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं जरूरत पड़े। खैर, तो वो क्या हो गया? अब हवा फिल्टर होकर के कहाँ आएगा बताओ? हवा यहाँ से एंट्री ले लिया, एकदम फिल्टर हो गया। फिल्टर होके किसके पास आ गया? ग्रसनी के पास आ गया। नहीं तो ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। और 2 में से कहाँ आ जाएगा? ये इधर आने वाला है कंठ द्वार में। आपको ये वाला डायग्राम भी हम बताए थे, ये डायग्राम याद करिए आप। यहाँ से 2 है ना, इस तरीके से आता है। तो इधर हमारा क्या हो गया? फूड पाइप हो गया। और इधर क्या होने वाला है? इधर क्या होने वाला है? यहाँ हमारा देखो इस तरह का सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा कंठ द्वार। और ये क्या हो गया? हमारा निगल द्वार। एक तरफ से फूड आएगा, एक तरफ से क्या? फूड, एक तरफ से क्या? और आपको सबसे खतरनाक बात यहाँ बताए थे कि इसके बीच में एगो जो काम करता है सिपाही के जैसा, चौकीदार के जैसा, बोलो कौन? हाँ, तो वही के बात बता रहे हैं ना। यहाँ पे डायग्राम हमसे कैसा दिखाएंगे हम? 3D डायग्राम कैसे दिखाएंगे? जैसे अंग में हमारा अंदर लगा हुआ है उस तरीके से दिखा पाएंगे? समझने के लिए बस ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इसी तरह का अंदर है। ये वाला जो हम बनाए हैं ये क्या है बताओ? ये है एपिग्लॉटिक्स, है ना। एपिग्लॉटिक्स कहते हैं इसको। इसका काम क्या है? ये बिल्कुल चौकीदार के जैसा काम करता है। जैसे लगा हुआ है ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ होता है, नहीं इधर से ज्यादा भीड़ आ रहा है, इधर रुको, इधर से निकालता है, नहीं फिर इधर जब खाली हुआ इधर वाले लोग को इधर लेके जाता है। यही काम करता है ना वो ट्रैफिक पुलिस। क्या करता है? यही करने वाला है। तो यहाँ भी एपिग्लॉटिक्स यही करता है। जैसे ही खाना आता है, अच्छा खाना आ रहा है, उसके बाद ये क्या करता है? इधर वाला रास्ता बंद करो और खाना को क्या भेजेगा? इधर भेजेगा। जब हम लोग हवा ले रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे, तो वो तुरंत से पता कर लेता है अच्छा हवा आ रहा है, तुरंत से इधर निगल द्वार वाला को बंद करता है ताकि इधर आ जाए हवा। नहीं, अब कभी कभी क्या होता है कि यदि अच्छा ये काम एपिग्लॉटिस को नियंत्रण कौन करता है? एपिग्लॉटिस को तो हम लोग नियंत्रित कर नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे एपिग्लॉटिस अच्छा सुन, एपिग्लॉटिस तुम सुनो, तुम इधर रहो, अभी इधर से आ रहा है कुछ, है ना, अभी हम सांस ले रहे हैं, तुम इसको बंद रखो। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? नहीं। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्रेन से नियंत्रित होता है, दिमाग से नियंत्रित होता है। अब आप खाते खाते कुछ सोच रहे हैं, है ना, कुछ और सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कोई जगह के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? ब्रेन हमारा किधर फंसा हुआ है? सोचने में फंसा हुआ है। नहीं, उस दरमियान जो है ये हमारा एपिग्लॉटिस काम नहीं कर पाएगा अगर, और खाते खाते अगर फूड पाइप वाला भोजन जो है हमारा फूड की तरफ ना जाके किधर आ जाता है? एयर की तरफ आ जाता है। जैसे ही एयर की तरफ आ जाएगा तो हम लोग को हिचकी आएगा। नहीं तो यही कारण है हिचकी आने का, या फिर हम लोग उसको कहते हैं सरक जाना। नहीं, फेफड़ा यहाँ से कंट्रोल कर रहा होता है, देख रहा होता है दोनों रास्ता को, है ना। वो ऊपर से ताका, अच्छा इधर आके भोजन है, तो अपने सब आदमी को बोलता है। किसको किसको बोलेगा? ब्रोंकियस को, और किसको? ब्रोंकियंस को, वायु कोश को, डायफ्राम को, सबको तुरंत सूचित करता है भाई देखो इधर भोजन आ रहा है ना, इधर से प्रेशर लगाओ। प्रेशर जब कस के लगाएगा तो ये जो फंसा हुआ भोजन है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, चाहे मुंह से चाहे किधर से, नाक से। नहीं, वो इसको क्लीन करेगा ना, फिर देखा अच्छा तनी मनी और बचल है क्या, एक बार में क्लीन नहीं हुआ है तो फिर प्रेशर लगाने के लिए अंदर, जब प्रेशर लगाया फिर से पूरा कहाँ आ गया? बाहर। तो ये पूरा एरिया हमारा फिर से क्या हो गया? क्लीन हो गया। तो ये भी श्वसन के दौरान ही होता है ना। ये भी क्या होता है? श्वसन के दौरान ही। अब जिस किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और उसी टाइम ही प्रक्रिया होगा तो हम लोग कहते कौची हैं कि वो आदमी हमको क्या कर रहा था? याद कर रहा था। ऐसा कोई मैटर होता नहीं है, समझ गए? कि कभी कभी ऐसा हो सकता है पर ये ठीक नहीं है, बाई चांस हो सकता है। अच्छा आगे आते हैं। जैसे ही ग्रसनी में, यहाँ देखो यहाँ का मैटर समझ ही ले। अब इधर तो ये आएगा नहीं, कंठ द्वार में तो ये फंसे इधर आएगा, निगल द्वार में तो जाएगा नहीं हवा। कंठ द्वार से जैसे ही नीचे आता है तो किसके पास जाएगा? ये ट्रैकिया। कहाँ आ गया हमारे पास? ट्रैकिया, श्वास नली में आ गया। नहीं, इस ट्रैकिया की लंबाई की बात करें, इस ट्रैकिया की लंबाई याद कर लो फटाक से, ये 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, स्वर यंत्र जो हमारा लगा हुआ है कंठ वाला, ये इलाका जो लगा हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है ना। पूरी बातें ध्यान से सुनिए तब आपको समझ में आएगा। लिखने का प्रयास न कीजिए, सीखिए।
आपको याद हो जाएगा। अब ये 5 सेंटीमीटर का है, इसके नीचे ट्रैकिया जो है हमारा वो कितने सेंटीमीटर लंबा है, वो 11 सेंटीमीटर लंबा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया। नहीं, ये एक श्वास नली है। नहीं, अगर आपको डेफिनेशन पूछ लिया कि ट्रैकिया किसको कहते हैं, श्वास नली किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि श्वास नली एक लंबी रचना है, बेलनाकार, नहीं, जिसके 2 छिद्र होते हैं। ऊपर वाला जो छिद्र होता है वो ग्रसनी में खुलता है, और निचल का जो छिद्र होता है वो ब्रोंकियस और ब्रोंकियल्स में क्या होता है, खुल जाता है। इसके बीच जो नली फैली होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं या ट्रैकिया कहते हैं, जिसकी लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। लंबाई कितना, और इसकी रेडियस जो है हमारा, मोटाई कुछ रेडियस होगा ना, त्रिज्या, डायमीटर, या फिर उसको सरकमफेरेंस कहेंगे ऊपर वाले को। तो इसकी जो रेडियस होगी या टोटल गोलाई जो हमारा होगा वो लगभग 16 mm का होगा। व्यास कितना होगा बताओ, व्यास कितना होगा इसका, 16 mm। जबकि लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, 11 नहीं 16, हाँ ठीक है 11 सेंटीमीटर। लंबाई कितना हो गया, 11, और व्यास कितना हो गया, 16 mm। किसकी बातें कर रहे हैं हम, ट्रैकिया का। किसके बात कर रहे हैं, ट्रैकिया का। तो चलो हवा इससे नीचे आ गया। अब यहाँ एक बात हमको समझना था, उपास्थि बलय रिंग ऑफ क्या है, कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्लिप का काम क्या है, तो जैसे ही हम लोग हवा लिए है ना, तो जब हवा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा ना, पूरा ये फैल जाएगा। लेकिन जब हवा हम लोग निकाल दिए है ना, या अभी अंदर ही है, हवा अंदर ही है, कुछ काम किया है, अगर ये क्लिप नहीं रहेगा तो ये ट्रैकिया क्या हो जाएगा, सट जाएगा, इसकी नली क्या हो जाएगी। अब ऐसे देखो, हवा लिए, अब सट गया, निकल ही नहीं रहा हवा, अब हमने खत्म कहानी। निकले तब ना, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। नहीं, तो ये क्लिप का काम क्या है, ये सटा हुआ इससे रहता है ना। हम लोग ये जो बाहर वाला क्लिप बिल्कुल मत समझिए, बाहर वाला क्लिप ऐसा नहीं होता। बाहर वाला तो बस हम लोग ऊपर से प्रेस कर दिए। ये जो क्लिप है ये ट्रैकिया के ऊपर से जुड़ा होता है ना, और ये क्या करता है, इसको बार बार ऐसे खोल देता है। जैसे ही हवा आया गया, उसके बीच इसको चिपकने नहीं देता है, बल्कि इसको क्या कर देता है, ऐसे फैला देता है, ताकि हवा अंदर बाहर आसानी से आ जा सके। और अगर ये नहीं रहेगा उपास्थि बलय, यदि रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं रहेगा, तब आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा, हवा अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा, और उतने दरमियान हम लोग क्या कर जाएंगे, स्वर्ग से थर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का होना बहुत जरूरी है। रिंग ऑफ कार्टिलेज समझ में आया आपको, ये क्या करता है, ट्रैकिया को सटने से रोक देता है। चलो नीचे उतरते हैं, यहाँ भी देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ भी लगा हुआ है, ये सब इसको फैलाने का काम करता है। नहीं, अब जैसे ही हवा ट्रैकिया से नीचे आया, दोनों फेफड़े में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा में जैसे ही इधर आया, ये कहाँ आ जाएगा, ये ब्रोंकियस में आ जाएगा। ये दोनों लाइन का क्या नाम है, ब्रोंकियस। यदि 2 नंबर के सवाल में पूछ ले कि ब्रोंकियस क्या है, तो आप बता दीजिए ब्रोंकियस क्या है। आपसे पूछ लिया तो आप बता दीजिए कि ट्रैकिया, श्वास नली जो है हमारा, जो ट्रैकिया है, वो ट्रैकिया नीचे चल के 2 हिस्से में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियस कहते हैं, जो फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है। नहीं, अब ये ब्रोंकियस में जब हवा आता है तो यहाँ से हवा निकलने के बाद इस ब्रोंकियल्स में जाएगा। ये भी महीन महीन क्या है, पतला पतला नली है बिल्कुल से, हवा अभी तक ब्रोंकियल्स में जाएगा। तो किस तरह से हवा फेफड़ा में पहुंच रहा है, ये बातें आपको समझ में आ रहा है। अब जब ये ब्रोंकियल्स में पहुंचेगा तो फाइनल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बताओ, ये वायु कोश है, ये वायु कोश है। ये वायु हवा को क्या करता है, हवा को ये खींच लेता है, वायु कोश क्या हो जाता है, फूल जाता है। एगो वायु कोश नहीं है भाई, एगो वायु कोश नहीं है कि फट जाएगा। वायु कोश की संख्या की यदि बात करें, वायु कोश की यदि संख्या की बात करें ना, तो 300, कितना कितना 300 मिलियन, समझ में आ रहा है, 300 मिलियन वायु कोश होते हैं एगो फेफड़वा में खाली, और दूसरा का में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 मिलियन वायु कोश है भाई। जितना हवा खींचेगा ना तू, सबको ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा, तू ज्यादा हवा भी नहीं खींच सकता है, ऐसा नहीं कि तुम हवा इतना खींच लिया कि शरीर फूल जाएगा। कैपेसिटी होता है ना फेफड़ा का, तो फेफड़ा की जो कैपेसिटी है खींचने की, है ना, एक बार में वो मिनिमम 500 ml की हवा को क्या कर लेती है, खींच लेती है। याद कर लो फटाक से, एक बार में हवा जो है हमारा फेफड़ा जो है मिनिमम कितना अंदर खींच सकती है बताओ, मिनिमम 500 ml, या ना 500 ml आधा लीटर का अगर बोतल देखेंगे ना, तो उस बोतल में जितना हवा आ सके उतना हवा हम लोग खींच सकते हैं मिनिमम, समझ गए। लेकिन आप देखे होंगे जब कोई आर्मी उर्मी में जाता है, बिहार पुलिस में नौकरी करने जाता है, तो उसको छाती फुलाना पड़ता है। ये वाला सुने आप, फिजिकल है, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल। इसकी इसलिए लिया जाता है टेस्ट
कि कभी कभी खराब परिस्थिति में हो सकता है तुमको हवा ना मिले, तो एक बार में तुम कितना हवा खींच लेगा कि एक आध 2-3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। ऐसा पुलिस के साथ हो सकता है ना बिहार, या फिर आर्मी के साथ हो सकता है ना कि नाक मुंह चाप दिया कोई, तो तुम कितना मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हो? हैं, हम लोग को उठा के डायरेक्ट रख दिया जाए तो झाका मर गए, मालूम पड़ा तू जिसको बचाने के लिए गया है वो बचा नहीं बेचारा, तू अपने साफ हो गया पहले तू। तो हाथ मुंह, अगर मुंह नाक झांक दे तो एक लंबे समय तक 2-3 मिनट तक तुम क्या कर सकते हो? बच सकते हो, है ना। तो मैक्सिमम जो हमारा क्षमता है फेफड़ा का, मैक्सिमम वो है 6000 ml हवा खींचने का। 6000 ml बड़ी खतरनाक है, 6 लीटर हवा खींच सकता है। कितना? 6000 लीटर, ये है ना, 6000 लीटर नहीं बल्कि 6 लीटर। कितना? 6 लीटर हवा खींचने का क्षमता रखता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम आपको हाँ मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम बता रहे हैं ना, ये हो ही नहीं सकता है हम लोगों में। ये तो फेफड़ा का कैपेसिटी बता दिए, है ना, कि एक बार में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना 6000 ml हवा खींच सकते हैं, लेकिन ना होगा। अभी दिमाग में मत घुसा लो, मत फंसो कि हम 6000 ले ही ले, अरे होता ही नहीं है। होता कौन है? 50 ml, सॉरी 500 ml मैक्सिमम व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में जो स्वस्थ व्यक्ति है 500 ml ही ले सकता है। जो बेचारा पुलिस में जाएगा हो सकता है 1000 ml खींच लेगा, जिसको छाती फुलाना पड़ता है। अभी इस चेस्ट की लंबाई यदि हमारा 81 सेंटीमीटर है, नॉर्मल व्यक्ति का कितना होना चाहिए? आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम चेस्ट का जो चौड़ाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर, 81 नाप लेना जाके घर पे। यदि 79 है तो ठीक है। महिलाओं में ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, केवल किसका होता है? पुरुषों का होता है। तो उसका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब वो हवा भरेगा, जब वो फुलाएगा छाती को, तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना फुलना है? 5 सेंटीमीटर। तो हवा अंदर जाएगा तभी तो फूलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं फूल पाएगा। खैर छोड़िए उसको। नीचे आ गए हम लोग, हवा सब कहाँ आ गया बताओ? वायु कोष में आ गया, वायु कूपिका में आ गया। कहाँ आ गया हवा? वायु कोष में आ गया। वायु कोष की संख्या कितना है? 3 × 10 के पावर 8। लो ऐसे याद कर लो, 3 × 10 के पावर, या सिंपल बोलो 300 मिलियन। एक फेफड़ा की बात कर रहे हैं, दोनों फेफड़ा मिला दिए तो कितना हो जाएगा? 600 मिलियन हो जाएगा ना। अब सुनो, अब यहाँ एक और डायग्राम लगाते हैं, हम एक और डायग्राम लगाते हैं वायु कोष को, और अब समझाते हैं इसकी प्रक्रिया कि अब ये हवा हम लोग तो आ गया, लास्ट पोजीशन पर आ गया। यहाँ से किधर जाता है? समझिए पूरे बात को, ध्यान रखिए बोर्ड पे। यहाँ के बाद हवा जो है किधर जाता है, ये प्रक्रिया समझना होगा, है ना। तो इसके पहले हम लोग जब फेफड़ा में आ ही गए हैं, फेफड़ा में जब हम लोग आ ही गए हैं, तो पहले फेफड़ा को समझते हैं, उसके बाद प्रक्रिया को समझेंगे, है ना। तो फेफड़ा क्या है? फेफड़ा जो है, इसका सबसे पहले लोकेशन समझो कि ये लोकेशन मतलब ये रहता कहाँ है। ध्यान दो, एक एक बात यदि आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। फेफड़ा जो है हमारा वो बच्चे गुहा में स्थित है। कौन सा गुहा? बच्चे गुहा में स्थित है, ये लोकेशन है हमारा। जो ऊपर का ये पूरा पार्ट्स है ना, इस पार्ट्स को कहते क्या है? बच्चे गुहा कहते हैं। तो बच्चे गुहा में पसलियों के, किधर? पसलियों के ठीक पीछे, पसलियों के ठीक पीछे, है ना, स्थित होता है। दोनों ओर स्थित होता है, पीछे दोनों ओर स्थित होता है। यदि आपसे कोई पूछ लिया कि फेफड़ा का लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्थित होता है, तब आप कहिए उसको, तब उसको कहिए कि बच्चे गुहा में पसलियों के ठीक पीछे स्थित होता है। कौन? फेफड़ा, दोनों ओर स्थित है। देखो, और ये जो हमारा जगह दिख रहा है ना, ये दिल का है। यहाँ पे कौन रहता है? दिल रहता है। और ये हमारा कौन है? फेफड़ा है। ये पसलियों के ठीक पीछे होता है। यहाँ देखो ऐसे बना होता है, ये हड्डियां बना के दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ऊपर से 12 जोड़ी लगा हुआ होता है। कितने? 12 जोड़ी इधर, 12 जोड़ी इधर। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इतनी हड्डियां लगी हुई होती है पसलियां, उसके ठीक पीछे रहता है। काहेला? सुरक्षा दे रहा है फेफड़ा को। क्या कर रहा है कि थोड़ा बहुत अगर चोट लगे ना इन्हें, तो फेफड़ा पे ना चोट पहुंचे, बल्कि पसली जो है उसको एडजस्ट करे। जैसे हम लोग खिड़की लगाते हैं, खिड़की घर में, तो डायरेक्ट उसमें पल्ला ना लगा के कौची लगा देते हैं? ग्रिल, नहीं लोहे का, ताकि कोई बाहर से अगर ढेला उला फेंके, गांव देहात में जानते हैं बड़का ढेला फेंकता है खिड़की पर, खिड़की टूट जाए, बड़ी तंग करता है लड़का है। या मैच खेल रहा है, बार बार मारेगा गेंद से, तो हम लोग लोहा का लगा देते ग्रिल, जाओ ठीक है। तो प्रकृति भी हमारे शरीर के साथ उतना ही सेफ्टी बरता है। नहीं, वो लगा दिया क्या? पसली लगा दिया, हड्डी, है ना। इससे क्या करता है? हमारे फेफड़ा को बचाता है कि अगर मारपीट में एक आध फट पिटा उठा गया तो फेफड़ा जल्दी क्रैक ना हो, ठीक है, पसलिए टूट जाए तो बाद में उसको डॉक्टर रिपेयर कर सकता है। फेफड़ा में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलो, उसका लोकेशन तो बता दिए हम। अच्छा, फेफड़ा का जो अध्ययन है ना,
बाबू एक एक बात सुनो और सीखो, बात तो बिल्कुल ना करो। फेफड़ा का जो अध्ययन है, अगर तुम बात करोगे ना तो इतनी बातें एकदम नहीं सीख पाओगे। फेफड़ा का अध्ययन, जैसे अध्ययन का मतलब होता है ना, एक बड़ा सा किताब होता होगा जिसमें हम लोग केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, फेफड़ा का जो अध्ययन होता है वो होता है पैल्मोनोलॉजी। क्या है? पैल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, फेफड़ा के अध्ययन को? पैल्मोनोलॉजी। और जो फेफड़ा के बारे में बड़ी जानता है, हम तो कम जानते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत जानते हैं ना, लेकिन कम जानते हैं। और जो बढ़िया जानेगा उसको हम लोग कहते हैं पैल्मोनोलॉजिस्ट। अब ये डॉक्टर हो गया, ये क्या हो गया? डॉक्टर, पैल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डेंटिस्ट से नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे हम लोग? पैल्मोनोलॉजिस्ट से मिलेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिलेंगे, यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिलेंगे। ये डॉक्टर्स के कई डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं, आंख जो चेक करता है वो हो गया आई लिस्ट हो जाएगा, वो नहीं, वो आंख के बारे में एकदम से देखता है। ब्रेन के बारे में जो ज्यादा देखता है, मस्तिष्क, पागल खाना जिसको कहते हैं, वहां जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। जो ब्लड के बारे में जानता है, पूरा खून के बारे में बीमारी जान रहा है, उसको कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट। उसी तरह से अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? यूरोलॉजिस्ट। और यदि फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? पैल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहेंगे? पैल्मोनोलॉजिस्ट। बाबू किताब से 20% ज्यादा पढ़ा रहे, किताब में इतनी बातें आपको नहीं मिलेगा। और ये काम कब करेगा? जब आप आगे चलेंगे, नीट में चलेंगे। कहां पहुंचेंगे? नीट। बायोलॉजी जो है हमारा 9वीं और 10वीं में फाउंडेशन कोर्स होता है, किसके लिए? नीट के लिए। 9, 10 में जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये फाउंडेशन कोर्स है, किसके लिए? आईआईटी के लिए। यहाँ मजबूती से पढ़िएगा तब वहां क्वेश्चंस को कर पाइएगा। तो अध्ययन को क्या कहेंगे? पैल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे। नहीं, सॉरी, अध्ययन को नहीं, बल्कि जानकार को, विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? पैल्मोनोलॉजिस्ट। और अध्ययन को क्या कहेंगे? पैल्मोनोलॉजी। डॉक्टर का लोकेशन क्या है हमारा फेफड़ा का? पसलियों के, बच्चे गुहा में पसलियों के ठीक पीछे दोनों ओर जो है ये फिक्स होता है। इसका वजन तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं इसका वजन लगभग 1000 ग्राम के आसपास रहता है, दोनों का वजन मिला करके। तो हम लोग कह सकते हैं 500 कितना बोल सकते हैं? तो 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच रहता है। ये अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग बॉडी के हिसाब से इसका वजन होता है। तो मिनिमम जो है 300 ग्राम और मैक्सिमम 500 ग्राम के बीच में ही हमारा फेफड़ा का क्या होता है? वजन होता है। दोनों को वजन मिला देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन भी पूछेंगे लास्ट में, 10-20 को क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, देखेंगे आपको कितना कंसंट्रेशन है। तो 1000 ग्राम हो गया टोटल फेफड़ा का वजन हो गया। अगर इसके कलर की बात करें, रंग का, ये रंग की बात करें तो ये हल्का गुलाबी होता है। कैसा होगा? गुलाबी होता है। और ये स्पंज के जैसा होता है। स्पंज समझते हैं ना? स्पंज का मतलब होता है जो ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको? सिकुड़ सकता है और फैल सकता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पंज। तो फेफड़ा भी बिल्कुल क्या है? स्पंज के जैसा है। जब हवा आता है फूल जाता है, जब हवा जाता है तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और तो सबसे बड़ी बात जो है इसका, अगर क्षेत्र की बात करें, हम लोग क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर का जो पार्ट्स है उनको अगर खोल के फैला दिया जाए तो हम आपको उसी दिन बता रहे थे कितना दूर तक ये फैल सकता है? 400 से 800, है ना? 400 से 800 वर्ग फीट में, 400 से क्या 800 वर्ग फीट में ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये इतना पतला झिल्ली का बना होता है ना? अब ये जो फेफड़ा है ये हमारा बाहर से चारों घिरा होता है, चारों तरफ से एक पतला मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये घिरा होता है। तो जिससे ये घिरा होता है, दोहरी परत की होती है। ये किसकी होती है? दोहरी परत की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल गुहा कहते हैं, या पलूरा गुहा कहते हैं। पलूरा गुहा कहते हैं इसको, है ना? या प्लूरल गुहा कहते हैं। और क्या है इसके बीच? एक ये प्लूरल गुहा जो हो गया ये बाहर का हो गया, है ना? और इसके अंदर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन
तो प्लूरा मेम्ब्रेन क्या हो गया, अंदर वाली, ये वाली देखो, है ना। और प्लूरा गुहा कौन वाली हो गई, ये बाहर वाली। तो इन दोनों के बीच एक चिपचिपा द्रव भरा होता है। ये क्या होता है, चिपचिपा द्रव भरा होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरा द्रव। ठीक है, और ये क्या करता है चिपचिपा द्रव, ये फेफड़ा को चोट लगने से या घर्षण होने से बचाता है। नहीं, बाहर से जैसे कुछ दबाव पड़ा है ना, तो ये जो इसके बीच का जो चिपचिपा द्रव दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है ना। जैसे सॉकर का काम करता है ये, जैसे गाड़ी में सॉकर लगा देते हैं, अगर नहीं सॉकर लगेगा ना तो गाड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी ना। गाड़ी में एक मेन लोहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेचिस, क्या कहते हैं, वो बड़ी मजबूत होता है, स्ट्रांग, है ना। लेकिन उसके बावजूद यदि उसके नीचे सॉकर न लगाया जाए तो जैसे ही गाड़ी गड्ढे में जाएगी वो चेचिस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं, और उस पे बैठे हुए महान आत्मा है ना, परमात्मा में मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या किया कंपनी वाले लोग, क्या किए, सॉकर लगा दिए उसके नीचे। जैसे ही गड्ढा में जाएगा तो चेचिस का पूरा लोड किस पे आ जाएगा, सॉकर पे। और सॉकर क्या होता है, ऐसे, है ना, वो स्प्रिंग के जैसा होता है, वो ऐसे करते करते एडजस्ट कर लेता है। तो फेफड़ा में भी जो चिकना द्रव है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरा द्रव, प्लूरा, तो ये कोई भी घर्षण आता है ना तो ये फेफड़ा में टच नहीं करने देता है। इसके बीच का जो द्रव है ये इसको क्या कर लेता है, स्पंज करके रोक लेता है। नहीं, तो फेफड़ा का वजन समझ में आया आपको, फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है ये समझ में आया आपको, फेफड़ा का क्षेत्र कितना होता है ये समझ में आया आपको, फेफड़ा का कलर क्या होता है ये भी समझ में आया होगा आपको। फेफड़ा जो दोहरी परत की घिरी होती है उसमें से बाहरी परत का नाम क्या है, प्लूरा गुहा, और जो भीतरी होगी अंदर आंतरिक उसको प्लूरा मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच जो द्रव भरा होगा चिपचिपा सा, उसका नाम क्या होगा, प्लूरा द्रव। क्या नाम है उसका, प्लूरा द्रव। काम क्या है उसको, काम क्या है उसका, वो उसको जो है एडजस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा और, बस ये कहानी क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। संरचना हम पूरा के पूरा समझा दिए, कार्य प्रणाली सुनिए। हवा मुख्य रूप से किसके पास आ जाएगा बताओ, हवा मुख्य रूप से किसके पास आ जाएगा, कूपिका। ये क्या बनाए हैं हम, ये क्या बनाए हैं, कूपिका। कहाँ पे होता है, यदि आपसे कोई पूछ लिया कि कूपिका किसका हिस्सा है, फेफड़ा का, नहीं, कहाँ लगा हुआ होता है, ब्रोंकियल्स में। कहाँ लगा हुआ होगा, ये देखो, ये जो गोल गोल बनाया है जिसकी संख्या 600 मिलियन होता है भाई, हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये कूपिका है, ये किससे लगा हुआ होता है, ब्रोंकियल्स से जुड़ा होता है। किससे, ब्रोंकियल्स से जुड़ा होता है। तो ये 600 मिलियन है, हम एगो की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आया बताओ, इसमें क्या आया, तुम लोग बताओ। हवा आ गया इसमें, पूरा ऑक्सीजन आ गया, भर गया, ही पूरा भर गया। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये रक्त वाहिनियां है। क्या है ये रक्त वाहिनियां है भाई। ये पूरे बॉडी का जो रक्त है ना, वो रक्त की जो नसें हैं, उस नस में जो महीन महीन नस होता है उसको कहते हैं रक्त वाहिनियां या शिराएं। नाम सुने हैं, जब आगे हम हार्ट पढ़ाएंगे, दिल पढ़ाएंगे तो वहां खतरनाक इसको भी बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये पतला पतला रक्त की क्या है, जाल है, नली है। ये एक नहीं लाखों रक्त की नलिकाएं, वाहिकाएं, वो किससे जुड़ी हुई होती है, कूपिका से जुड़ी हुई नहीं होती है, बल्कि उसके बगल से ऐसे सट के निकली हुई होती है, जैसे हम यहाँ सटा के आपको देखे हैं ना। तो इधर से क्या आ रहा होगा, इधर से क्या हो रहा होगा, रक्त आ रहा होगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, रक्त आ रहा है। क्या आ रहा है, रक्त। ये रक्त किधर से आ रहा है भाई, ये रक्त आ रहा है दिल से। किधर से आ रहा है, हाँ, दिल में जो रक्त है ना, दिल में जो रक्त है अभी वो ऑक्सीजनित नहीं है, कार्बोऑक्सीजनित है, मतलब वो शुद्ध रक्त नहीं है, बल्कि क्या है, अशुद्ध रक्त है। कैसा है, अशुद्ध, मतलब अनप्योर ब्लड है। हम लोग जो भी खाए पिए हैं तो खाने पीने के दरमियान आपको बता तो रहते पाचन में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से ही फिर जो है हमारा वो रक्त वाहिनियां में जाती है, रक्त का निर्माण करेगा, ताकत एनर्जी बनेगी। तो वो रक्त जो हमारा होता है वो अनप्योर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो वो आती है, किधर आती है, कूपिका के पास। और जैसे ही कूपिका के पास आती है ये रक्त, क्या, तो इसमें होती है CO2। रक्त में क्या होती है, ये CO2 किधर से आया भाई, तो हम बताए तो थे, खाना पीना जब खाते हैं, ग्लूकोज जब बनता है, फायदे वाली चीज जब कुछ होती है तो नुकसान वाला भी कोई चीज होता है ना। बिना नुकसान का कोई फायदा जिंदगी में नहीं हो सकता है
बिना नुकसान का कोई फायदा कभी नहीं होगा। यदि आपको यदि आपको फायदा हुआ है तो किसी ना किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, नुकसान। जीवन में ये नुकसान और फायदा चलते रहते हैं, है ना। आपको अगर ये आप दिमाग में समझ लिए कि हमारा केवल फायदा हो गया तो ये क्या है, गलत बात है। फायदा आपको हुआ है, किसी ना किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है ना। तो नुकसान और फायदा चलते ही चलता है। हर एक चीज का केवल मेरिट नहीं है बल्कि डिमेरिट भी है। मेरिट के साथ साथ डिमेरिट होगा हर एक बंदा में, है ना। कोई व्यक्ति 100% जिस दिन सही हो जाएगा, दिस इज गॉड, क्या हो जाएगा, वो भगवान है, उसी को भगवान कहते हैं। पावर हो गया फिर उस शक्ति। अब इधर आते हैं हम लोग, जैसे ही ब्लड आ गया CO2 लेके आया है, किसके साथ, CO2 लेके आया है। आपको पता है रक्त में एक खतरनाक असिस्टेंट लगा होता है ना। रक्त में अंदर में जो है एक वर्णक होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये देखता है ऑक्सीजन करने आ रहा है, इसको ऑक्सीजन से बड़ा प्यार है। खूब खतरनाक ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ये खींच लेता है, एकदम कंट्रोल करके देख रहा है किधर से ऑक्सीजन आ रहा है। इधर आया, कुपिका में आया, लाओ निकाल। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ये निकाल। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एक और काम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देता। कार्बन डाइऑक्साइड को किसको निकाल लिया, आपको पूरा बात समझ में आ रहा होगा। हवा ले लिए हम लोग, ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ है, इधर से आया है दिल से। कौन आया है, सब कोई दिल से ही आता है, जाता दिमाग में। इधर से आया, हीमोग्लोबिन लगा हुआ इसमें। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को खींच लिया। ऑक्सीजन खींचने का क्षमता, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक। क्या कहते हैं, गाड़ी लेके आता है, ऑक्सीजन को भरता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेलता है, आगे बढ़ जाता है। किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम। एक वो काम है, जन्ने रहेगा उन्हें लाल करके रखता है। तो हम लोग समझेंगे कि रक्त का रंग लाल भी रखता है, दो काम है। नहीं, जैसे स्कूल बस कैसे चल पीला, जितना स्कूल बस है सब पीला। क्या कारण है भाई, क्या कारण है, कारण ये है कि दूर से दिख जाए अच्छा पीला आ रहा है, इसका मतलब स्कूल बस है, बस और कोई कारण नहीं। रंग का इतना ही मतलब है कि दूर से क्या हो जाए, पहचान हो जाए। गाड़ियां अलग अलग रंग की होती है, कोई कंपनी पीला कलर का गाड़ी निकाल दे तुरंत उस पर शिक्षा डिपार्टमेंट क्या कर देगी, क्या कर देगी, केस लगा देगी, FIR कर देगी, तुम पीला कैसे बना दिया। पीला किसके लिए, स्कूल बस। दूर से लोग जाए, स्कूल बस आ रहा है, साइड हो, हम लोग आओ जाम हो जाते हैं रोक के रखो, ये आगे आएगा हम लोग को रोक देगा। हम लोग बड़ा चोर छुछुंदर टाइप का व्यक्ति, जो जरूरी काम है उस पर फोकस नहीं करते। एम्बुलेंस आ रहा है, सायरन बजा रहा है, ऑटो वाला उसके आगे आगे भटक रहा है। गजब है भाई, हटो हैं। हम तो एम्बुलेंस जगह आवाज सुनते हैं ना, 2 मिनट 3 मिनट रुकेंगे, पहले किनारे जाके जाए दो बेचारा को, उसमें इमरजेंसी है ना। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, एम्बुलेंस का सायरन आपके कान में बजा ना, आप 2-3-4 मिनट तक एकदम रोड छोड़ दीजिए, किनारे आ जाइए, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति पड़ा है ना वो इमरजेंसी है, अस्पताल में पहुंचना है। किसी दिन आपको उस गाड़ी से लेके जाएगा ना, तब समझ में आएगा आपको कि क्या होता है रोड का जो क्राउड है। बड़ी दुख होता है जी, उसके अंदर जो बैठा हुआ आदमी परिवार है, उसको लगता है जल्दी खाली हो जाता है, जल्दी खाली हो जाता है। नहीं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आगे दाएं बाएं कर रहे हैं, बेचारा सायरन मार रहा है। बहुत खराब बात है नहीं है, बोलो। तो जो जरूरी चीज है, स्कूल बस आ रहा है तो स्कूल बस को निकलने ना देंगे जी, उसमें बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है, पढ़ाई छूट जाएगा तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि पढ़ाई छूट जाने से, यदि पढ़ाई कमजोर हो, यदि एक शिक्षक कमजोर हो जाए, यदि एक छात्र कमजोर हो जाए तो कई पीढ़ियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। एक डॉक्टर खराब हो जाए चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कौची करेगा, अपन जीवन में 1,000 आदमी को जल्दी पहुंचा देगा ऊपर, यही ना कर सकता है। एक वकील खराब हो जाए तो क्या कर सकता है, 1000 आदमी का केस जो है कोर्ट में निलंबित कर सकता है या लंबा कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ करेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक खराब हो जाए, एक छात्र खराब हो जाए हैं, तो वो कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, है ना। कैसे, हम आपको पढ़ाई इतने लोगों को खराब नॉलेज दे दिए, आप किसी और को खराब नॉलेज दे दिए, वो चलते जा रहा है ना, मल्टीप्लाई होते जा रहा है वो नॉलेज, और वो कई पीढ़ियों को क्या कर देगा। तो शिक्षा से रिलेटेड काम को हम लोग प्राथमिकता देंगे। स्कूल बस जा रही है पहले जाएगा, ऑफिस बस आ रही है पीछे जाएगा, काम थोड़ा सा कम करो चलेगा, पढ़ाई एकदम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आता है, आपको एक बात बताए थे, डिफ्यूजन मेथड याद है आपको, ये विसरण प्रक्रिया। विसरण प्रक्रिया क्या होता है, ये सतह से ही कुछ पदार्थ को खींच लेता है, कुछ पदार्थ को अंदर कर देता है। इसी मेथड को कहते हैं विसरण क्रिया। क्या कहते हैं इसको, विसरण क्रिया क्या होता है, फिर से
विसरण क्रिया क्या होता है? सतह से ही कुछ पदार्थ को अंदर ले लेता है और कुछ पदार्थ को, तो यहाँ होता है विसरण क्रिया। क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को तुरंत लादता है अपने गाड़ी पर, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ता है, लेके बढ़ जाता है। लेके क्या हो जाता है? पूरे कोशिका को पहुंचा दिया, लो लो सबको बांट दिया। जितना सेल हमारे बॉडी में है ना, कितने सेल है बताओ? नंबर ऑफ सेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी? इन 9th कक्षा है ना, हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर के अंदर यदि हम 60 केजी का मानव है ना, ऐसे हम तो 105 केजी का है, तो 105 गुना 10 के पावर 15 सेल होगा मेरे में। कितना होगा? 105 गुना 10 के पावर 15। अब आप में कितना होगा पता नहीं, आप लोग भी तो 200-300 किलो के होवे करेंगे, तो 200 गुना 10 के पावर, क्या बता रहे हैं हम? नंबर ऑफ सेल। मजाक मजाक में नंबर ऑफ सेल बता दी, पता नहीं आपको याद रहेगा कि नहीं। जितना केजी का मानव आगे में लग जाएगा, गुना 10 के पावर उतना सेल को ऑक्सीजन बांट देगा। नहीं, हीमोग्लोबिन बांटने का ना काम कर रहा है। अब कोशिका के पास जाके धीरे से उसको कहता है बाबू ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से चढ़ाओ। लाद लिया वहां से, एकदम बेचारा कि व्यस्त रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको। लोड करता है, अनलोड करता है, लोड करता है, अनलोड करता है। अभी जब कोशिका के पास गया तो कोशिका को क्या बोलेगा बताओ? ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ला दो इसमें। फटाक से हृदय में जाएगा, हृदय से फिर वायु कोशिका के कांटेक्ट में आएगा। वायु कोशिका के कांटेक्ट में जैसे ही आया, ऑक्सीजन देखते ही खुश हो जाता है, फटाक से खींचा, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिका से फिर कहाँ आएगी? ब्रोंकियल्स में, फिर ब्रोंकिया में, है ना, और फिर ट्रैकिया में, और फिर ट्रैकिया से ग्रसनी में, ग्रसनी से फिर नाक में, नाक से फिर इधर निकाल दिए। कितना निकाले? 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। कितना लिए थे? 0.03। एक और बात बता दिए मजाक में आपको, नहीं कितना लिए थे? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कितना दिए? 4%। ऑक्सीजन कितना लिए थे? 17% बाहर निकाल देते हैं। तो कितना का लॉस हो गया ऑक्सीजन में? 4% का 21% खींच लिए, 17% निकाल दिए। 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड 3% खींचे थे और निकाल दिए कितना? 4%, है ना। अब आगे आते हैं, तो ये बात आपको समझ में आया? तो जब ये हीमोग्लोबिन किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा, तब इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? खूब खुश होंगे हम लोग, बढ़िया ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेंगे, है ना। और जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, तब इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात तो समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिलेगा तो क्या कहेंगे इसको? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब पूरा प्रक्रिया भी समझ में आ गया होगा कि सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। ये पूरा बात समझ में आया नहीं आया है? अब ये सांस की जो प्रक्रिया है ना, ये सांस की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। बस 2 मिनट और खत्म होने वाला है। श्वसन कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में। एक का नाम है प्रश्वास। क्या नाम है? एक का नाम ऊचछवास। तोड़ देते हैं हम इसको, ना तो बोले नहीं आता, लेकिन तोड़ दिए। ऊचछवास। अब जल्दी में बोलो, ऊचछवास। क्या हो गया? हाँ, जब हम लोग हवा ले रहे होते हैं अंदर तो उसका नाम क्या है? प्रश्वास। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं इनहेलेशन इन इंग्लिश, है ना। और जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो एक्सहेलेशन, है ना। क्या कर रहे हैं? उसको छोड़ रहे हैं। और जब खींच रहे हैं तो इनहेल, छोड़ रहे हैं तो एक्सहेल, है ना। यानी प्रश्वास और। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया कि प्रश्वास किसको कहते हैं, ऐसे हो गया, इसी को प्रश्वास कहते हैं। अगर जब ऐसे छोड़ दिए तो इसको क्या कहेंगे? ऊचछवास। और जब ये दोनों मिलेगा ना बाबू, तो एक नाम होता है श्वासोच्छ्वास। लंबा नाम आया। क्या कहते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास। अब जाकर के एक बार श्वसन की प्रक्रिया पूरा हुआ। जब सांस ले लिए, प्रश्वास, छोड़ दिए, ऊचछवास, दोनों हो गया श्वासोच्छ्वास। एक बार सांस लेके कंप्लीट कर दिए। कितना? सांस लेके कंप्लीट 1 मिनट में। लेकिन पूछता सर के बार ले लेते 1 मिनट में? इच्छा रहता है मन में, तो 1 मिनट में हम लोग 15 बार जो है लगभग सांस
ले लेते हैं। कितना बार? 15 बार। खाली खींच नहीं बल्कि बाहर भी छोड़ देते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार? 15 बार। 1 मिनट में 15 बार जो है हम लोग श्वसन को क्या कर सकते हैं, है ना, हवा को अंदर ले जा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा, 15 बार हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो ऊंचा श्वास और प्रश्वास आपको समझ में आया। एक बात और, ये जो डायफ्राम है इसका क्या काम है? सर डायफ्राम तो अब बताए नहीं है, हाँ डायफ्राम जो भी हो, इसका काम क्या है ये तो बताए नहीं, खाली लाइन बना के छोड़ दिए। इसका काम क्या है सुनो, कि डायफ्राम ना रहेगा तो हम लोग सांस नहीं लेंगे। डायफ्राम का काम क्या है, ये भी स्प्रिंग के जैसा काम करता है। जब हम लोग हवा लिए, डायफ्राम कहता है हवा आ रहा है, नीचे झुको, नीचे झुक जाता। डायफ्राम कहाँ झुक जाएगा? ऐसे हो जाएगा, लंबा लंबा। काहेला? हवा लिए ना तो एरिया बढ़ेगा ना फेफड़ा का, तो जगह चाहिए ना, तो जगह दे दिया, आ गए नीचे। अब जैसे ही हम लोग को दम घुटने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गया, नहीं ये डायफ्राम फटक, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनना, ऊपर ढकेलो। तो ये क्या करता है, इसको अब ऊपर ढकेलेगा। तो ऊपर ढकलने से फेफड़ा क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। और जब सिकुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से कहाँ निकल जाएगा? बाहर, फटाक से निकल गया। सब प्रोसेस बनल है। अगर ये डायफ्राम न रहा, सांस तो लेंगे अंदर, फेफड़ा की इतनी शक्ति नहीं है कि वो हवा को क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो उसके लिए भी एक असिस्टेंट लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? डायफ्राम। नहीं जैसे मुंबई में, कलकत्ता में या विदेशों की बात कर ले, वहां ट्रेन जब रुकती है तो हर एक गेट पर एगो, है ना, रेलवे की पुलिस खड़ी होती है। कायला? भीड़ जब आएगा ना, और धकेल के अंदर घुसा देंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है, मर जाता हम लोग यहाँ गिर के, मरता नहीं मरता है, वो रखता आदमी जानता है इतना भी। खाली भारत में इतना भीड़ नहीं है, जापान चल जाइए, चाइना चले जाइए, बड़ी भीड़ है। तो क्या करता है वो लोग? सिपाही रखता है गेटवा पर। सब आपको कुछ नहीं करना, तुम खाली गेट पर ऐसे जाकर खड़ा हो जाओ, बस हो गया, तुम चल जाओगे अंदर 2 मिनट में। उसके बाद वो क्या करता है, बड़का पटरा ले रहता है ऐसे हाथ में, वो ऐसे करके धकेल धकेल के सबको अंदर। गेट क्या हो गया? क्लोज, बंद हो गया। नहीं अगर वो अब सिपाही न रहे तो कितना पैसेंजर छूट जाएगा। तो वही सिपाही का काम कौन कर रहा है? डायफ्राम। किसके साथ? फेफड़ा के साथ। फेफड़ा क्या करेगा? अपने से सिकड़ नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है? कस के उसको चापता है, हवा निकल गया बाहर, अपने से तुरंत फेंक दिया बाहर। और जैसे ही हवा लेंगे, डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे, ताकि वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। डायफ्राम का काम समझ में आया है? उसके साथ साथ जो हमारी पसलियां हैं, ये भी क्या करती है? फूलती है और क्या होती है? पचकती है। इसका भी काम इसी तरह का कुछ है। तो हमारे अंदर जो पसलियां हैं, है ना, वो भी डायफ्राम के जैसा काम करती है, लेकिन हवा को खींचने और धक्का देने में मदद कौन करता है? डायफ्राम। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी जब वो बच्चे को जन्म देने वाली है, दुनिया का बहुत संघर्ष भरा काम करने वाली है, नहीं तो क्या होता है उस समय? क्या होता है कि उसका जो डायफ्राम है ना, वो ऑलरेडी जो है ऐसे ऊपर में है, सटा हुआ होता है, उसका सीधा नहीं होता है डायफ्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ का इलाका तो उसका पूरा फुल है, भरा हुआ है, नहीं है, उसके अंदर जो है वो जाइगोट बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है, वो विकसित हो गए हैं, नहीं वो अब बस बेबी बनने में क्या होगा, प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए हैं। तो यहाँ का एरिया फुल होता है, तो डायफ्राम क्या है? ऐसे ही रह जाता बेचारा, वो नीचे नहीं आ पाता डायफ्राम। तब क्या करती है वो महिला का जो रिब्स है, यानी जो पसलियां हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। डायफ्राम का काम कौन करने लगता है? पसलियां। हम लोग में नहीं, किसमें? जो महिला प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसका डायफ्राम काम नहीं करता है। उसका कौन काम करेगा? रिब्स, पसलियां। वही फेफड़ा को फुलाती है, वही फेफड़ा को क्या करती है? पचकाती है। नहीं तो इस तरह से उसमें भी श्वसन की पूरी प्रक्रिया क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? सब कुछ ओवरऑल सब कुछ फिनिश हो गया। श्वसन क्या है, मानव श्वसन तंत्र क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन सा इसमें अंग है ना। चलो लिखने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ।